हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 2, व्यवहार की दोहरी असर और खातों के प्रकार। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर 1 में हमने हिसाबी पद्धति से जुड़े हुए जितने भी परिभाषित शब्द होते हैं वो सारे कंप्लीट किए थे। हिसाबी पद्धति क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है, मर्यादाएं क्या है, उसके उपयोगकर्ता कौन कौन है और उनकी आवश्यकताएं क्या है। ये सारी टॉपिक हमने पिछले चैप्टर में कवर किया था। मैं आपको बता दूं, आपका जो चैप्टर 1 है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इनिशियल जो एग्जाम आपकी होगी अक्टूबर में, उस एग्जाम में आपके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि आपका इस इनिशियल स्टेज में आपको थियोरी ज्यादा पूछा जाएगा, कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे थियोरी पोर्शन रिड्यूस होता जाएगा और आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बढ़ता जाएगा। इसीलिए इनिशियल स्टेज पे थियोरी पे ज्यादा फोकस करो, ताकि आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, तो अगर पहली वाली क्लासेस ना देखी हो तो उन क्लासेस को जरूर देखना। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट नीचे बना दिया है मैंने चैप्टर नंबर 1 का। टोटल 11 वीडियोज हैं, आप उसको फास्ट फॉरवर्ड बना करके देख सकते हो, स्पीड बढ़ा कर देख सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। ये फिलहाल चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको चैप्टर नंबर 2 में ऐड कर दिया। उसका रीजन है, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा मैंने वो क्यों ऐसा किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैंने हेडिंग दिया है हिसाब तैयार करने के सोपान। ध्यान से देखना क्या लिखा है, हिसाब तैयार करने के सोपान। यानी कि जिस भी व्यवसाय में, किसी भी व्यवसाय में जो हिसाब तैयार किया जाता है उसके अपने खुद के कुछ स्टेप्स होते हैं। यानी कि हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, तब जाके हम फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं, यानी हिसाब तैयार कर पाते हैं। इसमें हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है वाउचर, यानी बिल को प्राप्त करना। क्लियर है, पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, किसी भी व्यवहार का सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ता है बिल। क्योंकि जब तक हमें बिल नहीं मिलेगा हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि वो व्यवहार किस प्रकार का है। तो हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा व्यवहार की पहचान करना। जैसे हमने व्यवहार की पहचान कर लिया, हम सीखेंगे रोज रामचा, यानी थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। हम क्या सीखेंगे, रोज रामचा सीखेंगे। रोज रामचा जैसे हमने सीख लिया, उसके बाद हम बनाना सीखेंगे सहायक भैया, जो हमारा हो जाएगा टॉपिक नंबर 4। सहायक भैया जैसे सीखेंगे उसके बाद हम सीखेंगे खाता बही खतौनी, जो हमारा टॉपिक नंबर 5 होगा। उसके बाद हम बनाना सीखेंगे सकल तलपट, यानी कि कच्ची तलपट, ये हमारा होगा टॉपिक नंबर 6। और लास्ट में हम सीखेंगे वार्षिक हिसाब। और बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ वार्षिक हिसाब की, तो वार्षिक हिसाब में मुख्यतः 3 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं: व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा। ध्यान से सुनना, वार्षिक हिसाब में 3 खाते बेसिकली बनाए जाते हैं: व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा। ये व्यापार खाता क्या है, लाभानी खाता क्या है, आर्थिक चिट्ठा क्या है, इनके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, सॉरी पार्ट 2 में, चैप्टर नंबर 5 में। फिलहाल अभी आप नाम याद रखे रहो, थोड़ा सा चीजें आपको मेमोराइज भी करनी है, ताकि हम उस चीज को दिमाग में रखें, तब जब हमारे पास वो सामने आए तो हम थोड़ा सा समझ सके। ठीक है, तो याद रखना है कि वार्षिक हिसाब जो है जब हम तैयार करते हैं तो उसमें मुख्यतः कितने खाते बनाए जाते हैं, तो उसमें मुख्यतः बनाए जाते हैं 3 खाते: व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा। इतना क्लियर है। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि हमें कुछ टॉपिक सीखने हैं, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो मैंने यहाँ पे उसके बाजू में चैप्टर्स के नाम लिखा है। जैसे कि जो व्यवहार की पहचान करना है, ये हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। और फिर रुजनामचा जो है वो हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 में। सहायक भैया जो है वो हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 6, 7, 8, यानी 3 चैप्टर। फिर खाता बाई खतौनी है, ये हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 9 में। और सकल तलपट जो हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 10 में। यानी कि अकाउंट का आपका जो पार्ट 1 है, ध्यान से सुनना, अकाउंट का जो पार्ट 1 है आपको वो इसी स्टेप में खत्म हो गया है। क्लियर है इतना, इसीलिए ये वाला टॉपिक मैंने इस चैप्टर में कवर किया है, ताकि आपको पता चले कि अकाउंट में क्या क्या सीखना है। अब बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की। हमारा जो पहला स्टेप है, हमारा पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है हमारा व्यवहार पहचानना। ध्यान से सुनना, हमारा पहला स्टेप क्या है, व्यवहार पहचानना। अब ध्यान से सुनना, हम व्यवहार कैसे पहचानेंगे और क्या है कैसे है, वो ध्यान से सुनना। देखो, पहली बातें जो है मेन है, इंपॉर्टेंट है, कि अगर व्यवहार नहीं तो हिसाब नहीं। मतलब क्या है इसका, अगर तुमने कोई व्यवसाय है, उस व्यवहार में व्यवहार नहीं हुआ है, सॉरी व्यवसाय में व्यवहार नहीं हुआ है, तो हिसाब किस बात का तैयार करोगे। यानी जो सबसे मेन बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि व्यवहार होना जरूरी है। तो सवाल ये होता है कि व्यवहार क्या है, क्योंकि पहले समझना है। देखो, हिसाब तो बाद में तैयार करोगे, तो सबसे पहले उसके समझना पड़ेगा व्यवहार क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं व्यवहार की, तो व्यवहार क्या होता है वो समझो।
व्यवहार का मतलब क्या होता है, दो या, ये मैंने पिछले भी टॉपिक में कवर किया था चैप्टर नंबर 1 में, धंधा की व्यवहार जो एक्सप्लेन किया था, ठीक है, तो वहां पे भी मैंने कवर किया था, लेकिन यहाँ पे भी कवर कर रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। व्यवहार का मतलब क्या होता है, व्यवहार का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, ध्यान से सुनना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में लेन देन हो, और यह लेन देन किन चीजों का होगा, तो यह लेन देन होगा वस्तुओं और सेवाओं का। जो वस्तु और सेवाओं का लेन देन होता है, ये किस स्वरूप में हो सकता है, तो ये दो स्वरूप में होगा, एक होगा आपका रोकड़ स्वरूप होगा, और दूसरा होगा आपका उधार स्वरूप। इतना क्लियर है। देखो, सवाल पूछ पूछ के लर्न करोगे तो समझने में आसानी होगी। जैसे व्यवहार क्या होता है, तो व्यवहार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में लेन देन होता है। अब लेन देन क्या होता है, तो जो लेन देन बेसिकली वो वस्तु और सेवाओं का होता है। अब ये वस्तु और सेवाओं का लेन देन कैसे होगा, तो रोकड़ से होगा या तो उधार से होगा। अब कोई पूछेगा रोकड़ क्या होता है, तो रोकड़ का मतलब होता है कि अगर रकम तुरंत चुका दिए तो उसको बोलते हैं रोकड़, और कुछ समय के बाद चुकाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उधार। क्लियर है इतना, ये होता है व्यवहार। और यही व्यवहार अगर व्यवसाय में यानी धंधा में हो, तो ध्यान से सुनना, और यही व्यवहार जो है वो किसी भी व्यवसाय में यानी कि अगर धंधा में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, धंधाकीय व्यवहार कहते हैं। क्लियर हुआ इतना, यह है आपका धंधाकीय व्यवहार का पूरा परिभाषा। परिभाषा क्या कहता है, थोड़ा इसे छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर पूरा दिखे। धंधाकीय व्यवहार का मतलब क्या होता है, धंधाकीय व्यवहार का मतलब होता है किसी भी व्यवसाय में या किसी भी धंधे में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में लेन देन करते हैं, और यह लेन देन मुख्यतः वस्तुओं और सेवाओं का होता है, और यह लेन देन जो होता है वो रोकड़ और उधार स्वरूप में हो, तो उसे हम धंधाकीय व्यवहार कहते हैं। क्लियर हुआ इतना, ये वो परिभाषा है जो मैंने अपने मन से एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है। अब हम किताबी परिभाषा की बात करते हैं अगर, तो किताबी परिभाषा क्या कहती है वो ध्यान से देखना। किताबी परिभाषा कहती है कि धंधा के व्यवहार अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए वस्तुओं या सेवाओं का रोकड़ अथवा उधार यानी कि साख अथवा दोनों में विनिमय हो। जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि वस्तुओं और सेवाओं का उधार अथवा साख पर अथवा दोनों में विनिमय हो। क्लियर इतना, तो ये बात मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि वस्तु सेवाओं का लेन देन होगा, कैसे होगा, रोकड़ अथवा उधार यानी जिसको हम साख भी कहते हैं, अथवा दोनों में हो सकता है, मतलब कुछ उधार हो और कुछ रोकड़ में हो। क्लियर है इतना। अब दो बातें यहाँ पे मैंने और एक्सप्लेन की है, एक वस्तु क्या होता है, दूसरा सेवा क्या होती है। ध्यान से सुनना, एक सवाल इकट्ठा होता है कि वस्तु क्या है, और दूसरा ये होता है कि सेवा क्या है। तो यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया कि वस्तु का मतलब होता है माल और संपत्ति। अब पूछोगे सर ये माल और संपत्ति क्या है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया है। इसी वजह से मैंने कहा कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि जो टर्म्स होते हैं अकाउंट्स के, जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को तुम पकड़ना सीखो। सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट के शब्दों को पकड़ना सीखें। तो ये वही दो शब्द है, आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेवा। अब पूछोगे सेवा क्या होती है, तो सेवा का मतलब क्या है, किसी से कोई काम करवाया, उस काम के बदले में सामने वाले व्यक्ति को कुछ पैसा चुकाया। जैसे हमने किसी से मजदूरी करवाया तो हमने उसको मजदूरी चुकाई, हमने किसी व्यक्ति से दलाली करवाया यानी सेवा ली तो उसको हमने दलाली चुकाई। क्लियर है इतना, तो ये दो चीजें होंगी, या तो वस्तुओं का लेन देन होगा या तो सेवाओं का लेन देन होगा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं धंधाकीय व्यवहार। और धंधाकीय व्यवहार कितने लोगों के बीच में होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है। क्लियर इतना, सवाल पूछोगे तो जवाब मिलेगा, सवाल पूछना सीखो। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हमारा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है धंधाकीय व्यवहार के प्रकार। ये सबसे इंपॉर्टेंट, और ये मैंने पूरा एक चार्ट में ही खत्म कर दिया है। इस क्लास को, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये आने वाले समय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बहुत ही काम आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं धंधा की व्यवहार क्या है, वो हमने कवर कर लिया। धंधा की व्यवहार के कितने प्रकार है मुख्यतः, तो धंधा की व्यवहार के मुख्यतः दो प्रकार है। पहला है आर्थिक व्यवहार है, और दूसरा है बिन आर्थिक व्यवहार। अब थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। अगर कोई सवाल पूछेगा कि आर्थिक व्यवहार क्या होता है, तो आर्थिक का मतलब होता है, हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, बीए में भी पढ़ते हैं, आर्थिक मतलब पैसा। ध्यान से सुनना, अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि वो इको बीए और अकाउंट्स का जो थियोरी है वो मिक्स कर देते हैं। देखो, थियोरी सेम है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं अलग अलग है, लेकिन हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, अपने कुछ फायदे हैं, अपने कुछ मतलब है, तो उन चीजों को तुम्हें पकड़ के चलना पड़ेगा। अब जैसे उसमें कोई पूछे आर्थिक और बिन आर्थिक क्या होता है, तो बच्चे लिख देंगे अकाउंट में कि जो लाभ के उद्देश्य से किया जाए वो आर्थिक है, और उसमें लिख देंगे जो लाभ के उद्देश्य से ना किया जाए वो बिन आर्थिक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अकाउंट में आपको ऐसा नहीं लिखना है। तो अकाउंट में क्या लिखना है उसको यहाँ पे ध्यान से देखना। अकाउंट में लिखना है कि जिनका द्रव्य के रूप में, ध्यान से सुनना, द्रव्य के रूप में मूल्य माप सकते हैं, यानी कि पैसे में, ऐसे व्यवहार को हम क्या कहते हैं, आर्थिक व्यवहार कहते हैं।
अब उसी का उल्टा कर दो बिन आर्थिक, यानी कि जिनका मूल्य द्रव्य में नहीं मापा जा सकता है उसको हम कहते हैं बिन आर्थिक व्यवहार। अब द्रव्य में नहीं मापा जा सकता मतलब ना वर्तमान में मापा जा सकता है और ना भविष्य में। क्लियर है? तो ऐसे व्यवहार को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बिन आर्थिक व्यवहार। ना कि गैर ये जो बिना लाभ के उद्देश्य से किया जाए, या ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है। सिंपल सा बात है, द्रव्य में माप सके तो आर्थिक, द्रव्य में ना माप सके तो बिन आर्थिक। क्लियर हुआ ये बात? समझ में आया? पेपर्स चेक किए हैं मैंने, टेस्ट लिया हूं, जानता हूं मिस्टेक्स करते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कहाँ याद रखना है, कहाँ कौन से पॉइंट पे कमजोरियां होती हैं। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक व्यवहार की। तो आर्थिक व्यवहार जो है उसको दो मेन भागों में बांटा है, एक रोकड़ उधार और दूसरा है आंतरिक बाह्य। तो ये आंतरिक बाह्य को थोड़ा साइड में रखते हैं, हमारा जो मेन फोकस है वो है रोकड़ उधार पे। थोड़ा ध्यान से देखना कि जो हमारा धंधा की व्यवहार होता है उसके दो प्रकार है, ध्यान से सुनना। धंधा की व्यवहार के कितने प्रकार है? दो, एक आर्थिक और बिन आर्थिक। जब कोई सवाल पूछेगा तो कि धंधा की व्यवहार के कितने प्रकार होते हैं, हमेशा कितना बोलोगे? दो, एक आर्थिक और बिन आर्थिक। जब कोई आर्थिक पूछेगा तो उसके भी दो होते हैं, लेकिन रोकड़ उधार में जाओगे जब, तो रोकड़ उधार में तीन हो जाएगा। देखो, रोकड़, उधार और अन्य। अब थोड़ा समझना जरूरी कि रोकड़ क्या होता है, उधार क्या होता है और अन्य क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं रोकड़ की। रोकड़ का मतलब क्या होता है? व्यवहार, ध्यान से सुनना, व्यवहार और पैसों दोनों का लेन देन कब होना चाहिए? वर्तमान में ही होना चाहिए। ध्यान से सुनना, किसका? व्यवहार का और पैसों का, दोनों का लेन देन कब हो? वर्तमान में हो। मतलब क्या है कि माल, संपत्ति या सेवा रोकड़ जाता है तो पैसा मिलता है। जैसे माल खरीदा तो तुरंत पैसा दे दिया, बिस्किट खरीदा तुरंत पैसा दे दिया, पानी पूरी खा तुरंत पैसा दे दिया। यानी व्यवहार भी आज हो रहा है और पैसे का लेन देन भी कब हो रहा है? आज हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोकड़ व्यवहार। लेकिन अगर वही हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो व्यवहार जो है वर्तमान में होता है। ध्यान से सुनना, व्यवहार कब होता है? वर्तमान में। लेकिन पैसों का लेन देन कब होता है? भविष्य में। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, व्यवहार का जो लेन देन होता है वो कब होता है? वर्तमान में। और पैसों का लेन देन कब होता है? भविष्य में। जैसे तुम किसी दुकान पे गए, तुमने नाश्ता किया, बोले भैया आज पैसा नहीं है, कल मैं दे दूंगा, तो बोलेगा कोई बात नहीं, ठीक है। तो व्यवहार का लेन देन कब हुआ? वर्तमान में हुआ। पर पैसों का लेन देन कब हो रहा है? भविष्य में हो रहा है। अब एक बात याद रखना, जब उधार व्यवहार होता है, ध्यान से सुना इस बात को, जब उधार व्यवहार होता है, कौन सा व्यवहार? उधार व्यवहार होता है, तो जो पैसों का लेन देन होगा वो कब होगा? भविष्य में होगा। तो इसी वजह से उन व्यक्तियों के बीच में एक संबंध बनता है। ध्यान से सुनना, किन व्यक्तियों के बीच में? जिन व्यक्तियों के बीच में लेन देन हुआ हो, तो उसमें से एक व्यक्ति बनेगा लेनदार और एक व्यक्ति बनेगा देनदार। इसको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जब उधार व्यवहार होता है तो पैसों का लेन देन भविष्य में होता है, और इसी वजह से उनके बीच में एक संबंध बनता है। क्या बनता है? उनके बीच में संबंध बनता है, जिसमें एक व्यक्ति बनेगा लेनदार और दूसरा व्यक्ति बनेगा देनदार। लेनदार का मतलब लेने वाला और देनदार का मतलब देने वाला। किस क्या देने वाला है? पैसा। समझ में आया? जैसे कि मैंने कहा, तुम दुकान में गए, पानी पूरी खाए, बोले भैया पैसा कल दे दूंगा, तो तुम बन गए देने वाले, यानी कि तुम बन गए देनदार, और तुम्हारा जो दुकान वाला है वो क्या बन गया? लेनदार, यानी वो पैसा लेगा। क्लियर है इतना? तो ये है तुम्हारा उधार व्यवहार। अब बात करते हैं अन्य व्यवहार की। तो अन्य व्यवहार का मैंने साफ साफ लिखा है, ना रोकड़ हो ना उधार हो। ध्यान से सुनना, ना रोकड़ हो ना उधार हो, लेकिन रकम या पैसा जाता है यानी नुकसान होता है। ध्यान से सुनना, जो व्यवहार है, लेन देन होता है, उसमें तुम्हारे जेब में से ना पैसा अभी गया है, ठीक है, और ना ही भविष्य में जाएगा। मतलब ना रोकड़ हो ना, रोकड़ का मतलब क्या होता है? वर्तमान में पैसा गया, ये रहा। और उधार का मतलब क्या होता है? भविष्य में पैसा जाएगा। तो इसमें ना अभी पैसा जा रहा है ना भविष्य में जा रहा है। लेकिन जो व्यवहार हुआ है उस व्यवहार में तुम्हारा क्या लगा है? पैसा लगा है, पहले से ही पैसा क्या हुआ है? लगा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लगा है, ठीक है, तो तुम्हें याद रहेगा कि यहाँ पे पैसा क्या हुआ है? लगा है। अब सवाल ये, पैसा लगा है का मतलब क्या है? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एग्जाम्पल लिखा है, जैसे दुर्घटना में माल नष्ट होना, माल की चोरी होना, दान में माल देना, विज्ञापन में माल देना, संपत्ति का नुकसान होना। तो ये जितनी भी चीजें हैं, इनमें तुम पैसा तो पहले ही लगा चुके हो ना, यानी इनमें तुमने पैसा कब लगाया था? भूतकाल में लगाया था, राइट। जैसे कोई माल अगर चोरी हो गया, जैसे मान लो दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हुआ और माल नष्ट हो गया, दुकान से सामान खरीदे तो पैसा तो दे चुके थे ना तुम, पैसा दे चुके थे, तो इसका मतलब भी हुआ कि ना रोकड़ का है ना उधार का है, पर नुकसान तो हो गया ना तुम्हारा, राइट। तो इस पे फोकस क्या रखना है कि ऐसे व्यवहार जिनमें पैसे का लेन देन नहीं होता है लेकिन हमारा कुछ जाता जरूर है, और इसी वजह से हमारा क्या होता है? नुकसान होता है। क्लियर हुआ इतना?
समझ में आया? तो ये आपके मुख्य 3 व्यवहार हैं जिनको लेके हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो इन तीनों को याद रखना है। जब रोकड़ का लेन-देन होता है यानी रोकड़ व्यवहार होता है, तुरंत रोकड़ का लेन-देन यानी पैसे का आवागमन होता है। उधार व्यवहार होता है तो पैसे का आवागमन भविष्य में होता है, लेकिन वर्तमान में एक संबंध बनता है और उस संबंध को हम क्या कहते हैं? लेनदार और देनदार का संबंध। अन्य व्यवहार में पैसे का लेन-देन नहीं होता है, लेकिन नुकसान जरूर होता है। क्लियर है इतना? तो ये 3 बात याद रखनी है। उसके बाद अगला आता है आंतरिक और बाह्य व्यवहार। ये किसका पार्ट था? ये था आपका आर्थिक का ही पार्ट। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं आंतरिक और बाह्य क्या होता है। आंतरिक का मतलब होता है जिसमें किसी पक्षकार की आवश्यकता नहीं हो। ध्यान से सुनना क्या लिखा है, जिसमें किसी पक्षकार की आवश्यकता नहीं होता, मतलब हमें किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है जिसकी वजह से हमारे व्यवसाय में जो है वो व्यवहार माना जा रहा है। जैसे संपत्ति पर घिसाई, संपत्ति का अप्रचलित होना, प्राकृतिक आपत्ति से नुकसान, राइट? यानी प्राकृतिक आपदा जो होती है उससे नुकसान हो जाए, तो इसमें व्यवहार नहीं हुआ है, लेकिन व्यवसाय में से कुछ न कुछ गया है। घिसाई का मतलब याद है, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, घिसाई का मतलब वस्तु की कीमत कम होना। अब वस्तु की कीमत कम हो रही है तो व्यवसाय में वस्तु यूज हो रहा है तो अपने आप कम हो रही है ना। अब ऐसा तो है नहीं कोई आया तोड़ के लेकर चला गया थोड़ा सा सामान, बोले घिसाई हो गई इसकी, ऐसा नहीं है ना। जैसे तुम्हारा जो मोबाइल है तुम इस्तेमाल करो या ना करो, अगर वक्त बीतते गया तो मोबाइल की कीमत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी किसी पक्षकार की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी वस्तु कीमत अपने आप क्या हो गई है? कम हो गई। क्लियर हुआ इतना? जैसे पुराने जमाने में कीपैड फोन चलता था, वो डब्बा वाला फोन, नोकिया आसा ऐसा, और नोकिया आसा 200 आता था, फिर नोकिया 1100 आता था, सैमसंग गुरु आता था, ऐसे फोन आते थे ना कीपैड वाले। तो वो कीपैड फोन क्या हुआ? अप्रचलित हो गए, तो मतलब उनकी क्या हो गई? घिसाई हो गई। क्या किसी की जरूरत थी उसके लिए? कोई आया उसको प्रचलित करके गया? नहीं, ऐसा नहीं है। अपना समय बीतते गया, वो अपने आप धीरे धीरे पुराने हो गए। क्लियर हुआ इतना? समझ में आया? तो ये है आपका आंतरिक व्यवहार। अब बात करते हैं बाह्य व्यवहार की। तो बाह्य व्यवहार का मतलब होता है धंधा और अन्य पक्षकार के बीच होता है। याद रखना है किसके बीच में होता है? धंधा और अन्य पक्षकार के बीच में। जैसे कि माल खरीदा, माल बेचा, किसी को मजदूरी चुकाया, किसी को बीमा चुकाया, बैंक में से रकम निकाला, बैंक में रकम भरा। अब इसमें किसी न किसी की तो जरूरत है ना। तुम किसी न किसी को तो माल बेचोगे ना, किसी न किसी से तो माल खरीदोगे ना। अब ऐसा तो है नहीं किसी को माल बेचोगे नहीं, किसी से माल खरीदोगे नहीं, कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए होगा ना। अब ये नहीं कि माल दोगे और दूसरे साइड से खुद ही लोगे, फिर एक साइड से पैसा दोगे, दूसरे साइड से खुद ही पैसा लोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। राइट? तो हमें कोई न कोई व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसको बोला जाता है बाह्य व्यवहार, क्योंकि हमें इसमें दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है। आंतरिक में हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हुआ इतना? तो ये था पूरा तुम्हारा धंधा की व्यवहार का पूरा टॉपिक कवर होता है। लगभग 1, 2 और ये 3 पेज में मैंने पूरा थ्योरी कवर किया है। चार्ट बना के किया इसलिए थोड़ा लंबा हुआ है, चार्ट नहीं बनाता तो और छोटा हो जाता। अगर डायरेक्टली मैं थ्योरी के तौर पे लाइन में लिख देता तो और छोटा हो जाता। हमारे बुक में लगभग यही 2 ढाई पेज का दिया हुआ है। मैंने कोशिश की उसको संक्षिप्त करूँ और आसानी जो होता है ना कि आसान से आसान भाषा में मैं आपको समझाऊँ। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिलहाल कुछ एग्जांपल्स मैंने ऐड किए हैं, तो एक बार इसमें से कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि इसमें आर्थिक कौन सा और बिन आर्थिक कौन सा। ध्यान से सुनना, सवाल को पढ़ने मतलब सॉल्व करने से पहले समझना जरूरी है। मैंने सवाल में पूछा कि आर्थिक कौन सा है और बिन आर्थिक कौन सा, तो मैंने कहा बताया आर्थिक का मतलब जिसमें मुद्रा का लेन देन हो, और बिन आर्थिक मतलब जिसमें मुद्रा का लेन देन ना हो। याद रखना लाभ का उद्देश्य तुम्हें नहीं लिखना है अकाउंट में। ठीक है? पहला है संपत्ति खरीदा, तो खरीदा मतलब पैसे का लेन देन हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, तो ये इसको बोल देंगे उधार व्यवहार, सॉरी सॉरी आर्थिक व्यवहार। दूसरा है 12,000 की संपत्ति राधा के पास से साख पर खरीदी, साख का मतलब होता है उधार व्यवहार, और ये जो उधार व्यवहार है ये किसका भाग है? ये आर्थिक का ही भाग है ना, तो इसका मतलब ये भी कौन सा हो गया? आर्थिक व्यवहार हो गया। फिर 20,000 की संपत्ति बेची, बेचा है तो ये भी कौन सा हो गया? तुम्हारा आर्थिक व्यवहार। 22,000 में से संपत्ति मीरा को साख पर बेचा, फिर से वही साख आया, साख का मतलब उधार होता है, उधार भी किसका भाग है? आर्थिक का। 8,000 मजदूरी के चुकाए, साफ साफ बोल दिया पैसा चुकाया तो वो आर्थिक होगा। भाड़ा के मिले, साफ साफ बोल दिया भाड़ा का मिला तो वो भी आर्थिक होगा। दावा चुकाया, दावा चुकाया मतलब पैसा चुकाया, तो चुकाया मतलब पैसा गया तो ये भी आर्थिक होगा। 18,000 का लेना वापस मिला यानी पैसे मिले, पैसे मिले तो उसका मतलब सीधी सी बात है वो भी आर्थिक होगा। उसके बाद 9वां नंबर है 10,000 के माल का ऑर्डर का वचन मिला। अब देखो ये समझने जैसा है, ऑर्डर का वचन मिला है। मेरा सवाल है क्या इसमें पैसे का लेन देन हुआ है? क्या इसमें पैसे का लेन देन होगा ऐसी कोई बात की गई है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। तो याद रखना है कि जब भी ऑर्डर आता है, ध्यान से सुनना, क्या? जब भी ऑर्डर आएगा, ठीक है, या आयोजन आएगा, ऐसे वर्ड्स आएंगे ना कि आयोजन किया, ऑर्डर दिया, तो ये कौन से व्यवहार होंगे? ये बिन आर्थिक व्यवहार होंगे। क्या होंगे ये? बिन आर्थिक व्यवहार होंगे।
अब ये सब क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि व्यवसाय में बिन आर्थिक व्यवहार का लेखा नहीं किया जाता है, इसीलिए ये जानना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक संपत्ति खरीदने का आयोजन किया। तो देखो, आयोजन मतलब प्लानिंग। अब तुम सोच रहे हो, सोचने का पैसा थोड़ी लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है, बिक्री वृद्धि के लिए सेल्समैन के साथ परामर्श के लिए मीटिंग रखी। अब मीटिंग रखने में थोड़ी पैसा लगता है। क्लियर हुआ इतना? तो ये तीनों व्यवहार आपके क्या हो जाएंगे? बिन आर्थिक। तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, ये 3 व्यवहार आपके क्या हो जाएंगे? बिन आर्थिक। कौन से व्यवहार हो जाएंगे? बिन आर्थिक। और बाकी के ये जो 8 व्यवहार है, ये आपके कौन से हो जाएंगे? आर्थिक। क्लियर हुआ इतना? तो ये आपका आर्थिक बिन आर्थिक वाला जो टॉपिक है वो पूरा खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा आपको समझ में आएगा। क्लास में कंटिन्यू बने रहना। मैं कोशिश करूंगा कि 10 तारीख तक जितना हो सके उतना अधिक से अधिक सिलेबस खत्म करूं, और तुम्हारा जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए, ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है? उसके बाद हम अगले क्लास में शुरू करेंगे रोकड़ और उधार की पहचान। हमने ऊपर देखा ना, व्यवहार 2 प्रकार के होंगे। हमारा जो आर्थिक होगा उसमें एक रोकड़ होगा, उधार होगा। फिर हमने पढ़ा रोकड़, उधार और अन्य। तो अन्य की पहचान की जरूरत नहीं है, उसमें लिखा था माल चोरी हो गया, जल गया, आग में बह गए, सॉरी आग में बह गया बोला, आग में जल गया, बारिश में बह गया, ऐसे व्यवहार जो होंगे वो अन्य में चले जाएंगे। तो सीखना है रोकड़ क्या होता है और उधार क्या होता है। क्लियर है? तो ये हम सीखेंगे आने वाली क्लास में। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। ओके? और वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके? थैंक यू सो मच।